about the problems based upon the Faraday's law of induction. So इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हम शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 6.1 से, जिसमें आपको कहा गया कि आप एक्सपेरिमेंट 6.2 के ऊपर चले जाइए। और जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 6.2 है वो कुछ इस तरीके का था कि आपके पास एक कॉइल है C1 और जो कि गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ी हुई है, और जो दूसरी कॉइल है वो करंट कैरिंग कॉइल है। ऐसे एक करंट कैरिंग कॉइल है और जो बैटरी के साथ जुड़ी हुई है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 6.2 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कि बट वुड यू डू टू ऑब्टेन द लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। आप क्या करेंगे ताकि आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे। यहाँ डिफ्लेक्शन ज़्यादा आनी चाहिए। चलो ठीक है, हमने जो फैराडे लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म हम लिखते हैं कि EMF इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट d∅b/dt। इसको आपने समझना है कि जब हम किसी चीज़ का d/dt लिखते हैं तो इसका प्रैक्टिकली अपने अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करने की कितनी तेज़ी से ये वाली चीज़ बदल रही है, जो फ्लक्स है कितनी तेज़ी से बदल रही है। पहले आप फ्लक्स की बात कर लेते हैं। फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है वो VA cos थीटा है। इसमें ये वाले दोनों पैरामीटर तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल फिक्स है। एंगल बिटवीन ये यदि स्टेशनरली एक एक लाइन में आप उसको लेके जा रहे हैं तो B और A के बीच का एंगल भी वही रहेगा। अब आपको कंसंट्रेट करना है कि आप इस वाले पार्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमारा पहला स्टेप है कि पहला तरीका ये है कि आप ये जो आपकी कॉइल है, ये कॉइल है C1 और एक कॉइल है C2। आप C2 कॉइल में क्या करिए कि एक बार मैग्नेट सॉफ्ट आयरन का आप इसमें डाल दीजिए। यदि आप इसमें सॉफ्ट आयरन का एक बार मैग्नेट डाल देते हैं तो क्या होने वाला है, इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। ये कॉइल का अपना हो जाएगा और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट। अब इसको फर्दर भी बढ़ाया जा सकता है। पहले यदि कॉइल सिंगल थी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतना था, B वाज इक्वल टू B0। अब जब आप मैग्नेट इसमें डाल देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और इंक्रीज हो जाएगा। इसमें से इस वाले पार्ट को आप फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं। एक तरीका तो आपके पास हो गया, यूज सॉफ्ट आयरन ओके इनसाइड द कॉइल C2, इनसाइड द कॉइल C2। होगा क्या उससे, जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले B0 था इतना बढ़ जाएगा, नंबर 1। एक दूसरा तरीका और है, अब आप इसको फर्दर और इंक्रीज कर सकते हैं। यदि ये इंक्रीज करेगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फिर बढ़ जाएगा। अब देखिए जरा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है म्यू नॉट टाइम NI प्लस BM। अब यदि आप ऐसा करते हैं कि यदि यहाँ आप एक पावरफुल बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, इफ दिस बैटरी विल बी पावरफुल, if this battery will be powerful, large amount of current will flow across the coil. If this current will be large, this B0 will be large, this ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये लार्ज हो जाएगा। यदि ये लार्ज हो जाएगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी लार्ज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो दूसरा तरीका क्या हुआ, यूज पावरफुल बैटरी। आप एक पावरफुल बैटरी का इस्तेमाल करिए। और तीसरा तरीका और पढ़ा था आपने फैराडेज फर्स्ट 6.1 एक्सपेरिमेंट और 6.2 में, कि जितनी तेज़ी से आप कॉइल को C2 कॉइल को C1 की ओर लेके आते हैं या C2 कॉइल को C1 से परे लेके जाते हैं, उतना ही ज़्यादा EMF पैदा होता है। तो ये जो d/dt ऑफ फाई B है, इससे ये पार्ट कंपनसेट हो जाता है। तीसरा कि आप ऐसा करिए, मूव द अरेंजमेंट रैपिडली, मूव द कॉइल rapidly towards the
टेस्ट कॉइल जो है C1 की ओर आप उसको तेजी से मूव करेंगे। तो इसमें मैथमेटिक्स का कौन सा पार्ट कंपनसेट होता है? ये वाला पार्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो बाय दिस वे यू कैन इंक्रीज द, ये आपके पहले पार्ट का आंसर है। बाय दिस वे यू कैन इंक्रीज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। सो अब पार्ट 2 है, बी पार्ट। यहाँ भी आपसे सवाल किया है, कहा गया ये कि हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। आप जो करंट कॉइल C1 में पैदा हो रहा है, इसके मूवमेंट से जो इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, उससे EMF पैदा होती है। हम आपके साथ इसको डिस्कस कर चुके हैं। और उससे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट इस गैल्वेनोमीटर से के द्वारा दिखाया जाता है। अब यदि आपके पास मान लो ये गैल्वेनोमीटर गुम हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे पूरा करेंगे? ये सवाल है आपके साथ। इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हाउ विल शो द इंड्यूस्ड करंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आप ऐसा करिए कि गैल्वेनोमीटर को आप एक स्मॉल बल्ब से रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस इट विद स्मॉल बल्ब। रिप्लेस गैल्वेनोमीटर विद ए स्मॉल बल्ब। सो जब रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल C1 और C2 होगा, तो उससे क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, EMF पैदा होगी, और जो आपका टॉर्च का जो बल्ब छोटा सा लगा होता है उसमें, तो उसमें करंट आ जाएगा, और करंट आने से वो ग्लो करेगा, और जैसे वो ग्लो करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर्किट में करंट बह रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्जाम्पल नंबर 6.1। अब हम एक और पार्ट करते हैं प्रॉब्लम का, जो है एग्जाम्पल नंबर 6.2। यहाँ से भी आप बड़ी सुंदर चीज़ सीखेंगे। आपके पास दिया है एक स्क्वायर लूप जिसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। सो मैं ये लिख देता हूँ कि जो साइड, जैसे मैं लिख देता हूँ इस साइड को कोई L हम लिख देते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर। इस टाइम ये SI यूनिट्स में नहीं है, तो 10 क्रॉस C का आप मैग्नीट्यूड भर दीजिए, 10⁻² मीटर हो जाएगा, एंड लेटर ऑन इट विल बिकम 10⁻1 मीटर। ओके। सो जो रेजिस्टेंस है, जो गिवन पैरामीटर्स है, उनको आप लिख लीजिए। जैसे 0.5 ओम हो जाएगा। इट इज़ प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। इसको कुछ आपने ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा हुआ है, उसके बाद हम पढ़ने के बाद ही पता चलेगा इसका डायग्राम कैसा बनेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब जो मैग्नेटिक फील्ड आपने यूनिफॉर्म लगाया हुआ है उसको हम लिख सकते हैं, यदि ये यूनिफॉर्म है तो हम V से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, 0.10 टेस्ला। is set up across the plane in the north east direction। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है यूनिफॉर्म फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू 0। सो जो फाइनल, जो बी फाइनल है, ये 0 हो जाता है इन टाइम डेल्टा टी। ये टाइम स्पैन हो गया आपके पास 0 to T तक 0.70 सेकेंड्स। आपसे पूछा गया है कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF निकालिए, तो ये पार्ट है जो आपको निकालना है, और जो करंट है ये भी आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें एक डायग्राम बनाना बड़ा ज़रूरी है, और बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी। हमने फेराडे लॉ में मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF निकालने का तरीका हमने निकाला था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF जो होगा वो होगा, इसमें मैग्नीट्यूड की ही बात की जाएगी। magnitude of induced EMF is it is just delta phi upon delta t। this means this is phi 2 minus phi 1 upon T2 minus T1। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले phi 1 निकालना पड़ेगा, फिर phi 2 निकालना पड़ेगा, और दोनों के बीच का जो T1 माइनस T2 ये तो दिया हुआ है 0.70। पर अब इसमें हमें कुछ ज़रूरत पड़ेगी phi 1 निकालने के लिए, क्योंकि जो फ्लक्स होता है उसका जो फार्मूला होता है जैसे BA cos थीटा के फार्मूला से निकलेगा। तो अभी आपको थीटा का जो वैल्यू है उसको ढूंढने के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं इसमें जो 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको आभास हो कि इसका मतलब कैसा कैसा है। इस तरीके से ही मैं इस डायग्राम को बनाना पसंद कर रहा हूँ बार बार जब डायरेक्शन की बात हो रही है। तो अब आपको ऐसे प्लेन जैसा नज़र आ रहा है, और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, ये राइट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगा।
तो कहा यह गया आपसे कि जो स्क्वायर लूप जो है वो उसको ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा हुआ है और जो फील्ड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और जो आपने जो रखा है अपना जो स्क्वायर लूप है उसको आपने ऐसे अरेंज किया हुआ है। वो कुछ इस तरीके से है, वर्टिकली आपने उसको अरेंज किया है इस तरीके से, राइट। सो इस टाइम इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये आप समझ लीजिए कि मिड में ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। सो इसको अब आप यूज़ कर लीजिए कि फाई 1 यदि आपने निकालना है तो b का वैल्यू आ जाएगा 0.10, 0.10। एरिया का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻1 का स्क्वायर मीन्स 10⁻2 हो जाएगा। और कॉस एक कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। सो यू आर लेफ्ट विद 0.10 क्रॉस 10⁻2 डिवाइडेड बाई √2, इतने वेबर आ जाएंगे। ओके। सो बाकी जो फाइनली है, फाइनली कहा जाता है कि जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड जो अब जीरो हो जाएगा और यदि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो फाइनल फ्लक्स जीरो हो जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं हमारे पास कि जो φ2 है वो सीधा जीरो हो जाएगा। अब आपको चेंज इन फ्लक्स निकालना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो चेंज इन फ्लक्स होगा, सो जो डेल्टा फाई है वो आएगा φ2 माइनस φ1। एंड यदि इसके मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे तो हम माइनस के साइन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और ईएमएफ ही निकाल लेते हैं सीधा अपॉन डेल्टा टी आप रख दीजिए और यहाँ भी आप डेल्टा टी दैट इज T2 माइनस T1 रख दीजिए और ये वाला पार्ट जो है वो ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो फ्लक्स आपके पास आएगी ये वाला पार्ट जो है वो φ2 ज़ीरो है। तो ये मैं आई विल लेफ्ट विद 10⁻³ this is 10⁻³ upon √2 0.7, ये टाइम आ जाएगा इंटू √2। तो इसको आप कैलकुलेटर से किसी चीज़ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0 मिली वोल्ट, इसका वैल्यू आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट यदि आपको निकालना है यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो ये IR हो जाएगा एंड I इज इक्वल टू magnitude of EMF upon R, so that is 1 millivolt, it is 10⁻³ volt upon resistance ये दिया हुआ आपके पास, this is 0.5 ओम। सो आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10/5 क्रॉस 10⁻3, so this is 2 मिली एम्पियर। सो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स नीचे दिया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी आपके साथ कर रखा है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ लें, एनसीईआरटी की किताब में आप ज़रूर जाके देखें। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल भी आपको कुछ बेहतरीन चीज़ें सिखाएगा। सो वी विल नाउ शिफ्ट आवर डिस्कशन टू द एग्जाम्पल नंबर 6.3। पहले आपके पास जो है एक स्क्वायर था, अब आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है। तो सर्कुलर कॉइल के केस में आपने क्या करना है कि आपके पास जो सर्कुलर कॉइल है उसका जो रेडियस है, जो रेडियस ऑफ द कॉइल है, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसको ऐसा यूनिट्स में बना के चलना है। तो 10 क्रॉस C का जो मैग्नीट्यूड है वो 10⁻² होता है, ये इतने मीटर हो गया। यू आर लेफ्ट विद इट इज़ 10⁻1 मीटर। और जो N है ये है 500 टन। आपने देखिए पिछले न्यूमेरिकल से उन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की कि EMF माइनस d5/dt होता है, उसको अप्लाई करना सिखा दिया। और इसमें आपको ये बताया गया था कि यदि n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो EMF कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से आपको ये सिखाने की कोशिश की जा रही है। दिस इज़ वेरी गुड बुक। मुझे नहीं लगता कि शायद इससे सुंदर किताब फिज़िक्स पढ़ाने के लिए छपी भी हो पूरे इंडिया में। बहुत सुख है इस किताब को पढ़ने में और चीज़ें को समझने में, बहुत प्लान्ड तरीके से लिखी गई है। रेजिस्टेंस जो है इसका है 2 ओम
और इट इज़ प्लेस्ड विद द प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो है 3.0 क्रॉस 10⁻⁵ टेस्ला, ये वाला पार्ट है। और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर आप अपना रखा है। फॉर एग्जांपल कि ये आप रख लीजिए कि अर्थ सरफेस है और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो आपने जो सर्कुलर लूप है कॉइल का, तो इस तरीके से रखा हुआ है। मीन्स बोथ ऑफ दीज आर इन द सेम डायरेक्शन, सो दैट इज़ अ की थिंग यू लर्न फ्रॉम हेयर। और इसमें क्या कहा है कि इट इज़ रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल डायमीटर। तो ये वर्टिकल डायमीटर के अराउंड जो है वो रोटेट होता है बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। सो इसमें मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो थीटा 1 होगा वो 0 डिग्री होगा और जो थीटा 2 होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। और जो डेल्टा टी वो है 0.25 सेकेंड। तो जो आइडिया रहेगा इस सवाल को करने का वो तो स्ट्रिक्टली वैसा ही रहेगा, पर इसमें सिर्फ n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है, बाकी प्रोसेस में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब यदि आपको ईएमएफ निकालना है तो इसके लिए जो फार्मूला लगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ पूछा है, यस। सो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ होगा उसको हम निकालेंगे कैसे, वो आपके पास आ जाएगा n टाइम दिस इज़ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से आएगा। तो इसको मैं आगे लिखूँ तो ये आ जाएगा n टाइम, यहाँ आ जाएगा डेल्टा फाई इज़ फाई टू माइनस फाई वन अपॉन दिस इज़ T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 का वैल्यू तो आपके पास दिया हुआ 0.25 सेकेंड्स, एंड देन यू आर लेफ्ट विथ टू फाइंड फाई वन एंड फाई टू। ये आपकी प्रॉब्लम है। तो यदि आपको फाई वन निकालना है तो उसका फार्मूला रहेगा बी ए कॉस थीटा वन। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ये आ जाएगा बी ए कॉस थीटा वन इज 0 डिग्री, सो कॉस 0 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू बी ए ओनली। जो फाई टू होगा वो आएगा बी ए कॉस थीटा टू, मीन दिस इज इक्वल टू बी ए कॉस 180 डिग्री। सो यू आर लेफ्ट विद माइनस ऑफ बी ए। सो जो डेल्टा फाई होगा वो होगा minus BA and minus BA. Okay, so this is minus 2 time BA. So and EMF you have to calculate now. This is 500 times delta phi. This is मैग्नीट्यूड की बात है तो हम माइनस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। 2 क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है 3.0 क्रॉस 10⁻⁻5 और जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो दिस इज पाई इज 3.14 और आर स्क्वायर मीन्स 10⁻⁻2 और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी रहेगा। तो डेल्टा टी का जो वैल्यू है 0.25 होगा। सो अब आप इसको आगे यदि हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको यार आप, मुझे लगता है कि शायद मैथमेटिक्स है, इसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे तो ईएमएफ सॉल्व करने के बाद ही आ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स का अपना ध्यान रखना है। 3.8 क्रॉस 10⁻⁻3 वोल्ट आ जाएगा। और यदि आपने यहाँ से करंट निकालना है तो जो करंट होगा वो ईएमएफ अपॉन आर हो जाएगा, एंड दैट इज़ 3.8 क्रॉस 10⁻³ वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ इट इज़ 2 ओम। सो ये आ जाएगा 1.9, दिस इज़ 1.9 क्रॉस 10⁻³ वोल्ट, सॉरी एम्पियर, इस करंट इज इन एम्पियर, मिली एम्पियर हो जाएगा। दिस इज़ 1.9 मिली एम्पियर। So this is a very interesting applications of Faraday's law of electromagnetic induction with the help of these numerical number 6.2 and 6.3। और जो numerical number 6.1 है, आप इसको बड़े मज़े से आपने कितने सुंदर तरीके से इसको सीखा है कि किस तरीके से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को और ईएमएफ को बढ़ा सकते हैं। तो इसको ना केवल आप न्यूमेरिकल समझें पर ये फिज़िक्स को और गहराई से जानने के लिए बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसको आप बड़ी अदब के साथ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी एक बार फिर से लास्ट मेरी हर गुजारिश यही होती है कि आपको यदि कहीं समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में खुले मन से लिखें, ताकि हम आगे से आगे चीज़ों को इम्प्रूव करते चले जाएं। क्योंकि ये वीडियो बनाने का एक ही मतलब है कि आपको घर बैठे यदि आप
फिज़िक्स को सीखना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि काश यदि मुझे अच्छे तरीके से सीखने का मौका मिलता तो मैं बहुत अच्छा कर पाता। तो ये आपका फ़ीडबैक जो है वो मेरे लिए एक मोटिवेशन होती है और इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। तो आप खुले मन से लिखें अपना विचार कि यदि ऐसा बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगे। जैसे आपको लगता है कि वीडियो अच्छा बनाया जा सकता है, उसी के अनुरूप आप अपना कमेंट दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।